नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की 6th सेमेस्टर का एक पेपर है भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम डील करेंगे कि कैसे इस पेपर को कंप्लीट करा जाए बहुत कम टाइम के अंतर्गत, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 19 मार्च को हमारा ये पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत बहुत सारे थिंकर्स हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं इंडियन हैं। उन थिंकर्स के हमें विचारों को पढ़ना, उन थिंकरों को पढ़ने से पहले हमें इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है चिंतन क्या है, भारतीय क्या है। उसके अंतर्गत ये जितने भी हम दर्शन पढ़ेंगे, जितने भी हम चिंतन पढ़ेंगे, तो इसके अंदर इंडिया का क्या है, इसके अंदर क्या एक्चुअल में ये इंडियन है भी या नहीं है, इस चीज़ों को समझना है हमें। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन सभी को हमें करना है इस पेपर के माध्यम से। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और पेपर की दृष्टि से हमें इसे बहुत कम समय में ये दोनों के ही फायदा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को तैयार करना है। इधर हम अभी एक बार अपने पेपर को देखें, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके सिलेबस को देखें, तो जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट टॉपिक, ये वाला, दिस वन, जो है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। आप सब देखेंगे कि इसके अंदर कितने सारे थिंकर्स दिए हुए हैं जो इंडियन थिंकर हैं, जैसे राम मोहन रॉय, उनके राइट्स के कंसेप्ट को हमें पढ़ना है। पंडिता रमाबाई, जिनके जेंडर के कंसेप्ट को पढ़ना है। विवेकानंद, उनके आइडियल सोसाइटी को पढ़ना है। गांधी, स्वराज के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो ऐसे हमारे पास लगभग 8 थिंकर हैं जिनको हमें पढ़ना है डिफरेंट थीम्स पर। तो इन सभी थिंकर्स को पढ़ने के बाद यही एनालाइज करा जाएगा कि एक्चुअल में जो एक वेस्ट का क्लेम है कि इंडिया के पास अपना कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है। तो ये जितना भी दर्शन है, ये जितना भी राजनीतिक दर्शन है, ये एक रिस्पॉन्स है कि नहीं, हमारे पास भी एक राजनीतिक दर्शन है। हम वेस्ट की थ्योरी को ही नहीं अपनाएंगे, हमारा खुद का भी ट्रेडिशन रहा है। जैसे कि इससे पहले भी आपने एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो 5th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ, तो उसमें एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जिक्र करा गया था। उसकी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए संदर्भ बदल गया है, वो टाइम पीरियड अलग था जो एंशिएंट टाइम था, उसमें अलग तरीके का समाज और राज्य था। मिडिवल पीरियड में अलग तरीके का समाज और राज्य था। और जो मॉडर्न पीरियड है, जो भारत जिसमें शुरुआती दौर पे गुलाम रहा है, किसी के अधीन रहा है, तो उसके संदर्भ में कैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है कैसे जनरेट हो रहा है, कि हम कैसे काउंटर कर पा रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन को हम किस तरीके से काउंटर कर पा रहे हैं, किस प्रकार ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन है उसको किस तरीके से जो भारतीय चिंतक हैं, जो इंडियन थिंकर हैं, वो किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि केवल और केवल हम आपका जो इमिटेट करा हुआ नॉलेज है हम उसी को नहीं मानेंगे, हमारा खुद की परंपरा है, हमारा खुद का ट्रेडिशन है, हम उस हिसाब से सोचते हैं कि हमारा भी एक बहुत बड़ा स्तर पे हमारा जो राजनीतिक चिंतन उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज ऑल अबाउट स्टेट क्राफ्ट, कि राज्य को कैसे बनाना है, कैसे संगठित करना है, राज्य को कैसे उसका विस्तार करना है। ठीक है, नो डाउट उसके केंद्र में धर्म और दंड रहेगा, मगर हमारे पास भी एक भारतीय राजनीतिक चिंतक है। तो उन्हीं को आगे हम एक्सटेंड करते हैं इस पेपर के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 के अंदर। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 के अंदर क्या है कि जो कॉलोनियल प्रॉब्लम्स हैं, जो उपनिवेश के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे राम मनोहर रॉय किसके बारे में बात करते हैं, सती प्रथा के विरोध में बात करते हैं, और भी जो कुप्रथाएं हैं जिसका आज के वर्तमान संदर्भ में समकालीन परिदृष्टि में कोई औचित्य नहीं रहता, उन सब चीज़ों को काउंटर करा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पंडिता रमाबाई,
क्वेश्चन करती है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस की बात करती है। विवेकानंद एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि स्टेट का जो रोल है, सोसाइटी का जो रोल है, वो इस कार्य का नहीं है कि केवल खाओ पियो और बस चले जाओ। नहीं, आपके अंदर जो सीड है, जो पोटेंशियल है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे होगा, उसका आत्मबोध कैसे होगा कि आपके अंदर जो एक अलग, एक विशेष, एक अद्भुत जो जीवत्व है, जो देवीय है, उसको कैसे विकसित करो, वो समाज का कार्य होना चाहिए, जो आइडियल सोसाइटी है। गांधी जी अपने स्वराज के माध्यम से कैसे व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं कि हर प्रकृति, हर प्रक्रिया के बीच में कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति का स्वराज है, व्यक्ति के स्वराज से ही ग्राम स्वराज आएगा, ग्राम स्वराज से ही प्रांत स्वराज आएगा, प्रांत स्वराज से ही राज्य स्वराज आएगा, राज्य स्वराज से ही अंतर्राष्ट्रीय स्वराज आएगा। तो वो स्वराज की अवधारणा को हमें समझना है कि गांधी जी के जो स्वराज की जो परिकल्पना है, उसके अंदर कैसे व्यक्ति सबसे निम्नतम और एक महत्वपूर्ण इकाई है। उसी प्रकार जैसे हम अंबेडकर की थिंकिंग को पढ़ते हैं, तो वो कैसे समाज में एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की कैसी स्थापना हो, क्यों समाज एकदम सेग्रीगेटेड है, इतना सारे असमानताएं हैं, उसको कैसे ख़त्म करा जाए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो जितने भी हैं हमारे जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके सभी आइडियाज़ को इस पेपर के माध्यम से पढ़ना है, उसको समराइज करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है। और नो डाउट ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के बाद हमें भारतीय समाज का परिदृश्य और अच्छी तरह से उभर के हमारे सामने आएगा कि आफ्टर ऑल ये जो हमारा जो समाज है, उसका एक मिरर, एक 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 परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि समाज में ये प्रॉब्लम है और इसका इस तरीके से निदान है, और ये हमारी खासियत है, ये हमारा वीक पॉइंट है। ये चीज़ों को समझना है इस पेपर के माध्यम से, और सारा का सारा चिंतन जो रहेगा वो पॉलिटिकल एंगल पे रहेगा। अब देखिए, जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो ये जो आधुनिक राजनीतिक विचार है, ये कब शुरू हो रहा है? जो आधुनिक राज्य विचार है, जब हमारा भारत का संगठन हो रहा है, भारत के राज्य गठित हो रहे हैं, भारत एक हो रहा है, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य को काउंटर करने के लिए, किसी भी तरीके से, कि एक बौद्धिक रूप पे काउंटर करने के लिए, और एक भारत का विचार प्रस्तुत करने के लिए। तो जो आधुनिक राजनीतिक विचार है, वो कब गठित हो रहा है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, कि एक तरफ तो हमें क्या करना है, काउंटर करना है ब्रिटिशर्स को, काउंटर किसको करना है, ब्रिटिशर्स को करना है। वो दूसरा क्या है, एक हमें आइडिया ऑफ इंडिया देना है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारत का यह विचार है, आइडिया ऑफ भारत, कि भारत ये है, ये रिप्रेजेंट करता है भारतीयता को, कि कैसी अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता है। तो वो आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट करता है, दूसरी ओर हमें ब्रिटिश को काउंटर करना है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राष्ट्र का विचार, राष्ट्र के विचार से ही संबंधित है भारत का विचार। इसी दौरान, इसी समय काल के अंदर भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ, या उसका सैद्धांतिकरण हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विचार का सैद्धांतिकरण, सैद्धांतिक रूप देना या अवधारणा बनाना शुरू हुआ। तो इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है, कब है, ये ब्रिटिश एरा, जब हम कॉलोनाइज थे, और साथ ही साथ हमें कैसे भारत को संगठित करना है। कि आप सब देखे होंगे कि भारत पहले क्या था, कि बहुत बहुत राजाओं रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो भारत को कैसे एक संगठित करा जाए, वो एक डोर या वो एक सिद्धांत जोड़ा जाए जो भारत को सभी को कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब देखिए कि मकर संक्रांति का त्यौहार देखिए, कि देखिए वो एक त्यौहार ऐसा है जैसे पूरे भारत में मनाया जाता है, मगर अलग अलग स्वरूप में। कहीं पे उसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, कहीं पे उसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं पर उसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत तरीके से, बहुत बहुत
तरीके से, मगर क्या है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा भारत एक जगह एक तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो वो आइडिया ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करना कि वो कौन कौन से विचार हैं जो ये भारत को बनाते हैं या ये भारत का जो स्वरूप है वो दर्शाते हैं, उन सबको थ्योराइज करना, यही मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का कार्य है, या थिंकर्स जो हैं वो इसी कार्य के ओर अग्रसित हैं। इसीलिए जितने भी थिंकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आफ्टर ऑल वो किस एक तरीके से भारत का परिदृश्य बिल्ड कर रहे हैं, उसकी विचारधारा को व्यवस्थित कर रहे हैं। और देखिए, जब हम इस विचारधारा को समझेंगे, समझना इस पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए भारत का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइडिया ऑफ इंडिया हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके अंतर्गत? इस पेपर के अंतर्गत, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार हम इस पेपर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक रूपरेखा देनी होगी। जब भी ये पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन आएगा तो आपको एक रूपरेखा देनी होगी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, किस टाइम पीरियड में इमर्ज हुआ है। तो इधर जो कॉन्टेक्स्ट है इस पे आपका एक पेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी हम जो समझे, और इसकी क्या दो अवधारणाएं हैं, एक तो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का विचार समझना, और दूसरा क्या है, कैसे ये काउंटर कर रहा है किसको, जो अदर जो ट्रेडिशन है, जैसे ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन है जो भारत के ऊपर ज्ञान को बना रहे हैं। कि देखिए, हमारे ऊपर ही दूसरे व्यक्ति हमारे लिए ज्ञान बना रहे हैं, कि हमारी इतिहास को उन्होंने 3 कानों में बांट दिया, अपने इतिहास को वो अलग स्वरूप में देखते हैं, हमारे इतिहास को एक कट एंड पेस्ट तरीके से व्यवस्थित कर दिया और उसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करना, उस व्यवहार को काउंटर करना भी हमारा इस पेपर के माध्यम से जो थिंकर है उनका उद्देश्य है। आगे बढ़ने के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कि हमें गांधी जी के दर्शन को पढ़ना है स्वराज की थीम। तो देखिए कैसे इनके जो विचार है स्वराज, किस तरीके से जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, कैसी मॉडर्न सिविलाइजेशन कंज्यूमरिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लोक दिखावा ज़्यादा है इसके अंतर्गत, और क्या है, मटेरियल को हमने ज़्यादा महत्वता देने लगी, व्यक्ति को हम कम सम्मान दे रहे हैं। तो ये सब मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो कैसे उनका जो क्रिटिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन को, वो कैसे हमारे परंपराओं को, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को समझने में किस तरीके से मदद कर रहा है, कि कैसे जो भारतीय जो सभ्यता है वो केवल और केवल भौतिकतावादी पे तो आधारित नहीं है। वो किस पे आधारित है? वो आपके अध्यात्म पर आधारित है। अध्यात्म का क्या रोल है भारतीय समाज के अंतर्गत, वो चीज़ों को समझना है कि केवल और केवल हमें वेस्ट का इमिटेट नहीं करना है। जो वेस्ट बोल रहा है या फिर जिस तरीके की वो पद्धति अपना रहा है, नो डाउट वेस्ट ने अपना साइंटिफिकली बहुत डेवलप करा है, मगर क्या वो मॉरली अपलिफ्ट हो पाए? क्या वो मॉरली आगे बढ़ पाए? क्या वहाँ पे एलिनेशन नहीं है, अलगाव नहीं है? क्या व्यक्ति एकदम सही तरीके से रह पा रहा है? कोई एक्सक्लूजन नहीं है? तो उन सब चीज़ों को समझना है। तो गांधी जी का जो विचार है वो हमें किस तरीके से मदद करता है? भारतीय सभ्यता को मदद करता है। उनका जो क्रिटिक है, जो आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता है, उसको क्रिटिक करता है कि केवल और केवल कंज्यूमरिज्म ही हमारा गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का विकास हमारा गोल या उद्देश्य होना चाहिए। इन सब चीज़ों के, इन सब अवधारणाओं के माध्यम से ही हम भारतीय समाज का जो परिदृश्य है, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो निखर कर सामने आएगा। एक तरीके से ये मंथन है, हर थिंकर अपना अपना विचार दे रहा है, और उस मंथन के बाद क्या होगा, आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्रिएट होगा। जैसे ये मंथन हो रहा है, इधर से एक थिंकर बोल रहा है, इधर से एक थिंकर बोल रहा है, थिंकर ए, थिंकर बी। तो एक तरफ मान लीजिए कि गांधी रख लेते हैं, गांधी जी को रख लेते हैं, और एक तरफ रख लीजिए टैगोर को। तो ये मंथन होके क्या निकलेगा? आइडिया ऑफ इंडिया निकलेगा, ठीक है।
और ये बहुत सारे थिंकर्स हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ भारत, ठीक है, और भी थिंकर्स हैं जैसे गांधी, नेहरू, लोहिया, श्री प्रकाश नारायण, और भी थिंकर्स। तो ये क्या हो रहा है, ये जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये एक्चुअल में क्या है, मंथन है। क्या है, मंथन है। मंथन के द्वारा क्या निकलेगा, एक तो हमें क्या करना है इस मंथन के द्वारा, एक तो आइडिया ऑफ इंडिया को, आइडिया ऑफ भारत परिदृश्य करना है, उसको सामने रखना है। दूसरा कि हम कैसे सुपीरियर है, इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है वो किस मायनों में अलग है, किस मायनों में डिफरेंट है जो अन्य जो पॉलिटिकल थॉट है, और भी जैसे चाइनीज पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इजिप्शियन पॉलिटिकल थॉट है, कोई भी, तो हम कैसे डिफरेंट है, हमारा विशेषता क्या है, उन सभी चीज़ों को समझ आया। तो ये पेपर एक्चुअल में क्या है, एक मंथन है। बहुत सारे थिंकर्स को समझने के बाद हमें भारतीय समाज को समझने में मदद मिलेगा। कि जैसे देखिए नेहरू जी का सेकुलरिज्म पर विचार, स्टेट क्राफ्ट पर, और अंबेडकर का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड अदर, कास्ट के ऊपर, लिबरल डेमोक्रेसी, ये कैसे भारतीय डिस्कोर्स को मजबूत करते हैं, मॉडर्न भारतीय जो डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको शेप करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं। इन सभी के विचारों को हमें इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ से हमें यह पता लगा कि जितने भी राजनीतिक विचारक हैं जो आधुनिक भारत के हैं, वो किसमें है, उनका एक ही प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट क्या है, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये प्रोजेक्ट है, और सभी थिंकर्स इसी कार्य में लगे हुए हैं। मगर देखिए आगे जब हम पेपर को पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ों को बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये इनका कार्य ये तो है ही है, मगर जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, उनके विचार हैं, उनके जो मत हैं, उनको भी व्यक्त करना ही उनका कार्य रहा है अपने चिंतन के द्वारा। और आगे जाके देखिए कैसे वो एक दूसरे से भिन्न भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक तरफ गांधी धर्म और राजनीति को एक साथ लाने की बात करते हैं कि ऐसी राजनीति जिसमें धर्म ना हो तो वो राजनीति नहीं है, वो बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत डेंजरस हो सकती है। और वहीं पे जो नेहरू है वो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल लेके आना चाहते हैं। तो देखिए कैसे दोनों अलग हैं, कैसे भिन्न हो जाते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी समझना है कि कैसे वो अलग होने के बाद भी वो मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम इसका अवधीकरण करें जो भारतीय राजनीतिक दर्शन है, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी पुस्तकें हैं और कोर्स के दौरान हैं, तो जो आईपीटी का जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो पीरियडाइजेशन है, जो अवधीकरण करा है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, तो सबसे पहले एंशिएंट रखा गया है, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट ये रहा। जो क्या है, जो प्राइमरी क्या है, हिंदू पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम मनु को पढ़ते हैं, कौटिल्य को पढ़ते हैं, और भी विचारक हैं। और उसके बाद जो मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट आता है, जिसको ज़्यादातर इस्लामिक थॉट के नाम से भी जाना जाता है, कि ये भारत में इस्लामिक थॉट मिडीवियल टाइम में बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत उसका विस्तार हुआ, और राजनीतिक स्तर पर भी जो इकाइयाँ थी, राजनीतिक इकाइयाँ, वो भी इसको समाहित करती थी। और उसके बाद जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, उसमें क्या है कि जितना भी पुराना नॉलेज था, जितना भी उसका क्या हुआ, एक नया इंटरप्रिटेशन आया, एक नया क्या आया, इंटरप्रिटेशन आया, एक नई स्वरूप में उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आधुनिक जहाँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक प्रकार पुनर्निर्माण या कुछ हद तक पुनरुत्थान भी है, जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है, एक तरह से उसका पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान भी है। कोर्स में हमें जो पढ़ना है वो एक्चुअल में हमें ये पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो दो पीरियड है, इसे हमने IPT 1 के अंतर्गत कर लिया है। IPT
1 के अंतर्गत कर लिया है और इसे हमें 2 के अंतर्गत करना है, भाग 2। तो आगे हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है वो किस कंटेक्स्ट में, जो संदर्भ है वो किस संदर्भ में उसका उदय हुआ। वो कॉलोनिज्म के संदर्भ में, उपनिवेशवाद के संदर्भ में शुरू होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि देखिए, तो जो हमारा जो ट्रेडिशन है, तो इंडिया के अंदर क्या है कि चेंज भी था और कंटिन्यूटी भी था। तो जैसे देखिए कि पोस्ट कंटिन्यू जो पोस्ट कॉलोनियल पास्ट है, जो प्री कॉलोनियल पास्ट है, उसमें क्या है, ब्रेक मिला जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अंबेडकर, लोहिया और अंबेडकर, नेहरू, इनका क्या है कि जितना भी जो पास्ट का जितना भी जो था, जो दर्शन था, उससे एकदम ब्रेक है। जो एंशियंट टाइम में जो हम धर्म की बात कर रहे हैं उससे एकदम ब्रेक है ये इनका। मगर इनका किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि सामाजिक सुधार, कि सामाजिक सुधार पे इनका सबसे ज़्यादा ध्यान है, या फिर उसको उसको अग्रसर करना है कि समाज का सुधार करना है हमें, कि जो जो कुप्रथाएं हैं उसको तोड़ना है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो वहीं पे जो थिंकर हैं जैसे अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, तो इनके इनके जो चिंतन में हमें कुछ प्रकार से हमें क्या दिखती है, एक कॉन्टिन्यूटी दिखती है, एक 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 बहाव दिखता है, एक गतिशीलता दिखती है कि पुराने थॉट्स को नए स्वरूप में कैसे ये आगे लेके जा रहे हैं। जैसे अरविंदो घोष जब वो नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं तो एज अ गॉडेस डिफाइन करते हैं, वो माता का जो विचार है वो दोबारा लेकर आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे प्रकृतिवाद के स्वरूप में आगे बढ़ाते हैं अपने थॉट्स को। गांधी कैसे जो धर्म और राजनीति को कैसे एक करके आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेक भी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी भी है। ठीक है, मतलब बहाव भी है और ठहराव भी है, दोनों है। बहाव और ठहराव दोनों ही मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा आधुनिक भारतीय चिंतन है उसका उदय किसके स्वरूप में हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट चैलेंज। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राच्यवादी है इनको समझना जरूरी है। ये जो ओरिएंटलिस्ट है कौन, ये ओरिएंटलिस्ट जो व्यक्ति हैं ये कहाँ से हैं, ये वेस्ट से हैं, कि ये आपके कल्चर से नहीं है, ये बाहरी दुनिया से हैं। और ये बाहरी दुनिया के लोग जो जो वेस्ट जिसको कह सकते हैं, या पाश्चात्य जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद कल्चर, हिस्ट्री, कस्टम्स, जो रीति रिवाज है, उन सबको स्टडी कर रहे हैं। कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ईस्ट एशिया में या भारत के अंतर्गत। तो जो व्यक्ति, जो वेस्ट के लोग हैं, जो इन चीज़ों को, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, कस्टम्स, इन सबको स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान के हिसाब से इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो उनको ओरिएंटलिस्ट, मतलब ये भारत के ऊपर ज्ञान निर्माण कर रहे हैं, ये ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। जो वेस्ट वाले हैं भारत के ऊपर ज्ञान बना रहे हैं, नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं भारत को समझने के लिए। तो इनके रिस्पॉन्स में, इनको काउंटर करने के लिए ही ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ये उदय हुआ। बोला है कि नहीं, आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, भारतीय समाज को आप बहुत पिछड़ा समझ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारा जितना दर्शन है, न्याय दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कई हद तक बहुत आगे की बात करती हैं। ठीक है, तो उन सब की रिस्पॉन्स में ये इस सब्जेक्ट का या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट का उदय हुआ। क्या उन्होंने आर्ग्यूमेंट की दिया कि ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो बाहरी लोग हैं, ये प्राच्यवादी है, वो क्या बोल रहे हैं कि भारत के पास कोई राजनीतिक चिंतन नहीं है। ठीक है, वो केवल और केवल स्वर्ग और नर्क की बातें करता है, कोई इनके पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है। तो इन सब चैलेंज को काउंटर करने के लिए आईपीटी का उदय हुआ। ये जितने भी थिंकर्स हैं ये चैलेंज कर रहे हैं, जो वेस्ट का जो ज्ञानवादी परंपरा है उसको तो काउंटर कर रहे हैं कि हमारे पास भी अपना नॉलेज है, हमारे पास भी अपना ज्ञान है,
हम अलग तरीके से सोचते हैं, आप अलग तरीके से। हमारे यहाँ पे जो भौतिकतावादी है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, हम आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं। तो ये सब चैलेंज दिए गए। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है यूरोसेंट्रिक, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अब बहुत टाइम तक और अभी भी, बहुत टाइम तक और अभी भी जो भारतीय जितना भी एकेडमिक है, जो इंडियन एकेडमी है, वो यूरोसेंट्रिक व्यू से बहुत ज़्यादा उसका डोमिनेंस रहा है, या फिर उसके हिसाब से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को ही देख लीजिए आप, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये भी क्या है, एक तरह से ये यूरोसेंट्रिसिज्म ही है कि जितना भी नॉलेज, अगर कोई भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो किस में हो सकता है, केवल और केवल इंग्लिश में हो सकता है। इसी हिसाब से देखिए कि भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, उनको कि एक भी ज़्यादातर अच्छी रिसर्च नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि क्या है, एकेडमिक्स जो एकेडमिक का बिलीफ ही है कि जो नॉलेज क्रिएट हो सकता है इंग्लिश में। तो ये जो जितना भी ये यूरोसेंट्रिक व्यू है, इससे डोमिनेट रहा है इंडियन एकेडमी। तो क्या है कि हमने क्या करा है, जो भारतीय समाज है और भारतीय जो राज्य व्यवस्था है ना, उनको किस हिसाब से जज करा हमने, यूरोप के मूल्यों से जज करा है। यूरोपीय अवधारणाओं से हमने उसको आंकलन करा है या उसका मूल्यांकन किया है। तो ये बोला जाता है कि आप सबके मन में यही होगा कि ऐसा क्यों क्योंकि देखिए, शुरुआती दौर में हम सबके पास उस तरीके की टूल्स नहीं थे। नाउ डेज तो एक काउंटर वॉइस उठ रहा है कि नहीं, भारत को समझने के लिए भारतीय परिदृश्य चाहिए, इंडिया को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए भारतीय दृष्टि चाहिए, हम बाहरी दृष्टि से नहीं समझ सकते। तो आज देखिए, बहुत सारे, एक टाइम पे ऐसा था कि जो बच्चे होते थे स्कूल के, उनको ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ें पता थी, और अभी भी ग्रीक माइथोलॉजी, यूनान की जो माइथोलॉजी, उसके बारे में, मगर इंडियन माइथोलॉजी के बारे में उनके पास बहुत सीमित ज्ञान था। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स था। ठीक है, नाउ डेज जो सिचुएशन है वो ठीक हो रहा है। और हमने क्या करा था, जितने भी हमारे एकेडमिशियन थे वो क्या कर रहे थे, ये यूरोसेंट्रिक व्यूज से हमारी समाज और राजनीति को जज कर रहे थे या फिर उसका मूल्यांकन कर रहे थे। तो उन्हीं का रिस्पॉन्स केसी भट्टाचार्य अपनी बुक में बोलते हैं, जिसमें स्वराज इन आइडियाज, वो बात करते हैं कि देखिए, हमें ना जो इंडियन जो ट्रेडिशन के अंदर जो रूटेड जो कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये कॉग्निटिव फ्रीडम, एक जो हमारी जो अवधारणाओं की स्वतंत्रता है, या जिसे संज्ञानात्मक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना है, कि हमें अपनी सोसाइटी को अपनी वैल्यूज, अपनी इथोस से जज करना होगा, ना कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये केसी भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक स्वराज इन आइडियाज में जिक्र करा है इसके बारे में। देखिए, क्या हमें ये जो यूरोपियन जो व्यू है एकदम से इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, या फिर जो केवल इंडियन है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? बल्कि देखिए, प्रॉब्लम इधर भी है, थोड़ा बहुत जो संगठित प्रॉब्लम इधर भी है। तो हमें कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, संवाद का, कि जैसे जो भारतीय दर्शन क्या है, संवाद क्या है, संवाद। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके बढ़ना चाहिए कि हमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना, समष्टि और व्यष्टि का दोनों को मिलाप से आगे आगे बढ़ना है, कि केवल और केवल हम वेस्ट को छोड़ के केवल और केवल इंडियन। तो हमको क्या है, संवाद की दृष्टि से आगे बढ़ना है। और संवाद क्या है, ये भारतीय कल्चर है, भारतीय परंपरा है। कि आप सब देखते होंगे कि पुराने टाइम पे जो शास्त्रार्थ होते थे, तो दोनों एक दूसरे की बात सुनते थे, विवाद नहीं होता था वहाँ पे। एक व्यक्ति का बात सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति काउंटर करता था, दूसरे के बाद तीसरा, और संवाद होता था। संवाद का मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने भी अपने हिसाब से दुनिया देखी है, ठीक है, ए पर्सन, और इसने भी अपने हिसाब से दुनिया देखी है। और जब ये दोनों एक्सचेंज करेंगे तो ये अपना बताएगा, ये अपना बताएगा, उसके बाद ये अपना माइंड को वृद्ध करेगा, अपने नॉलेज में ऐड करेगा, और ये व्यक्ति भी अपने नॉलेज में ऐड करेगा। तो ये होता है संवाद। विवाद में क्या होता है, मैं राइट, तो दोनों में क्या होता है विवाद में, नहीं वो बोलता है कि नहीं मैं सही और ना मैं सही,
और ये बोलता है। तो इसमें क्या होता है, नॉलेज इनहेंस नहीं होता। नॉलेज इनहेंस कब होगा, जब संवाद होगा। तो संवाद क्या है, एक भारतीय परंपरा है, तो उसको लेते हुए हमें भारतीय आइडिया या भारतीय विचार को मजबूत करना है या उसको समझना है। देखिए, अब इसके बाद हम मेथड की बात करते हैं कि जो हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को कैसे अध्ययन कर सकते हैं, उसका कि कौन से तरीके से। तो देखिए, दो तरीके की हमारे पास पद्धति है, मैं लिख देता हूँ। पहला जो कन्वेंशनल जो मेथड है वो क्या है, थिंकर सेंट्रिक। कि हमने जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं जो भारत के, उन सभी को हम उनके राजनीतिक विचारों का या राजनीतिक चिंतन का हम अध्ययन करेंगे और उनके फ़ैद एनालाइज करेंगे। तो थिंकर सेंट्रिक, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके जितने भी दर्शन है, उसके जितना भी वर्क है, उसको एनालाइज करना है। क्या समाज के ऊपर उस व्यक्ति ने क्या लिखा है, भाषा के ऊपर क्या लिखा है, अन्य कल्चर के बारे में क्या लिखा है, उस तरीके से हम एक पढ़ सकते हैं राजनीतिक चिंतन को, भारतीय राजनीतिक चिंतन को। और दूसरा जो अप्रोच है वो थीम बेस्ड है। तो जो आईपीटी है आपका, ये जो आईपीटी है, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम व्यक्ति को केंद्र में रखने, कोई भी व्यक्ति है उसके चिंतन को केंद्र में, और दूसरा हम थीम यानी विषय। जैसे एक विषय हमने क्या रखा, नेशनलिज्म पे अरबिंदो घोष का क्या आयाम है, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या मत है, गांधी जी का क्या मत है, और विवेकानंद या नेहरू, इन सब को क्या मतलब। थीम एक है, देखिए नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, एक थीम है, उसके ऊपर जितने भी थिंकर्स ने कहा है उनके बारे में एनालाइज करना। और इधर जो ये वाला जो अप्रोच है उसमें क्या है कि जो भी सम्मानित बड़े व्यक्ति है, अब देखो प्रॉब्लम यह है कि हम किनको इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके चिंतन का अध्ययन करना, ठीक है। इसमें क्या है, कंपैरेटिव हो सकता है, डिफरेंट। इसमें केवल एक व्यक्ति के केंद्र को जगह मिलता है या एक व्यक्ति के अप्रोच को जगह ज़्यादा मिलता है। तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें, हम अपने सिलेबस को देखें, तो हमने इस वाले को फॉलो करा है, क्योंकि देखिए इसमें हमने क्या, जैसे गांधी को ही लिया है, तो गांधी के स्वराज को पढ़ना है। अब स्वराज का तो बहुत लोगों ने सिद्धांत दिया है, स्वराज की बात तो तिलक भी बात करते हैं, है ना। तो हमने कंपैरेटिव नहीं करा, मगर नो डाउट जब हम आलोचना करते हैं तब हम इंक्लूड करते हैं, मगर हमने अभी तक यही वाला, तो एक तरह से मिक्स्ड अप्रोच भी लिया है हमने। इसको ज़्यादा नहीं ऐड करा है, बल्कि हमने एक मिक्स्ड अप्रोच लिया है। इसको ज़्यादा जब हम आलोचना करनी होती है तो हम दूसरे थिंकर्स को भी ऐड कर लेते हैं, किसी व्यक्ति की आलोचना या उसके दर्शन की आलोचना। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला कि हम दो मेथड के द्वारा हम ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ सकते हैं। एक थिंकर सेंट्रिक और दूसरा होता है थीम सेंट्रिक या थीमेटिक अप्रोच। ये इसमें ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है, इसमें एक व्यक्ति के सभी पक्षों को अध्ययन करना होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आधुनिक भारतीय चिंतन से आप क्या समझते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या महत्वता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताएंगे, फिर उसके सिग्निफिकेंस वाले पार्ट पे आते हैं। तो देखिए, जो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़्यादा लिखना है और समझना भी है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन का आंसर एक अच्छा आंसर बनेगा। तो पहले क्या है कि देखिए, जो सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले क्या है, ये जो आइडियाज़ हैं ये कब इमर्ज हुआ है, कॉलोनियलिज्म पीरियड में इमर्ज हुए। किसको काउंटर कर रहे थे, ये ओरिएंटलिस्ट जो थिंकिंग था उनको काउंटर कर रहे थे। ओरिएंटलिज्म के बारे में मैंने ऊपर बताया। और क्या है, दे हैव मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशन। उनके पास क्या है, ज्ञान कि ज्ञान किस तरीके से सृजन होगा, ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा, उन सब के बारे में उनके पता था। उनके बारे में उनकी विचारधाराएं थी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब होता है कि उनको पता है कि ज्ञान का किस तरीके का स्वरूप होगा, कि ज्ञान का विज्ञान क्या है, ये सब हमारे जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं उन सभी को पता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि
और वो शार्पली क्या है कि वो वेस्ट से किस तरीके से अलग है इपिस्टेमोलॉजिकली, ज्ञान स्वरूप में हम किस तरीके से, कि ज्ञान जो जो वेस्ट है वो केवल किसके बारे में बात कर रहा है, जो वो भौतिकवादी या मटेरियल या फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, और वहीं पे जो इंडियन ट्रेडिशन है वो किसकी बात कर रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा है। वो भौतिकता के बारे में बहुत कम बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा बात करता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान मीमांसा है, उनके बारे में भी हमारी अवधारणा रही है। उसके बाद क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए एक टाइम पे वो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। उनका केवल और केवल ये अर्थ नहीं है कि वो केवल इनको काउंटर करे, ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग एंड जितना भी वेस्ट है उनको काउंटर करे, नहीं, उनका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है, एक अच्छा समाज स्थापित करना है, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, और क्या है, साथ ही साथ क्या है, जो वर्तमान में जितनी भी समस्या है उन पर भी उनका ध्यान केंद्रित है। जितनी भी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उनको भी वो एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी वो काउंटर कर रहे हैं। तो देखिए एक तरफ तो वो कॉस्मोपॉलिटन हो रखे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे थे, विश्वव्यापी हो रखे हैं, दूसरी ओर वो इतने लोकल भी हैं कि जो समाज में जो धरातल पे जो समस्या है उनको भी हम कैसे उसका निदान करें, उसको, उस चुनौतियों को हम कैसे उनका सामना करें। तो दोनों ही क्वालिटी शामिल है। तो ये एक तो पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है सिग्निफिकेंस में। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, देखिए जितने भी हमारे, जो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, जो सिग्निफिकेंस क्या है, कि जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी चिंतक है, वो क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। देखिए अरविंदो घोष जो नेशनलिज्म की अवधारणा दे रहे हैं, भारत के ऊपर दर्शन दे रहे हैं, तो वो साथ ही साथ क्या है, वो एक कार्यकारी भी है, मतलब एक एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो काम भी कर रहे हैं। वो थियोरेटिकल वर्क तो कर ही रहे हैं, मतलब चिंतन तो कर ही रहे हैं, वो साथ साथ एक्शंस भी कर रहे हैं। तो देखिए वो बोलते हैं ना कि कथनी कथनी और करनी दोनों ही समाहित है हमारे थिंकर्स में। केवल और केवल कह नहीं रहे, उसको लागू भी कर रहा है। जैसे गांधी फॉर एग्जाम्पल हरिजन पे जो थॉट दिया है, तो वो हरिजन जगह पे जाके रह रहे हैं, वहां पे चीजों को समझ रहे हैं। तो वो उस समय की जो पॉलिटिक्स है, उस समय की जो चुनौतियां हैं, उनसे भी गहराई से जुड़े हुए हैं। केवल और केवल वो कथनी में विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो करनी में भी। तो दोनों ही सामंजस्य है। तो तीसरा पॉइंट ये है। आइए देखिए चौथा पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है। चौथे पॉइंट पे हम इस तरीके से महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि देखिए जो इनका जो जो कथन है, जितना भी चिंतन रहा है हमारे थिंकर्स का, वो क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जो भारत का 2 शताब्दियों का जो इतिहास है, 2 सदियों का इतिहास है, किस तरीके का चिंतन रहा, किस तरीके की विचारधारा रही, किस तरीके का सोच विचार समाज रहा, वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम इनके चिंतन से क्या कर सकते हैं, भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। क्या उसके अप्स एंड डाउन्स हैं, कि जैसे अरविंद जो विवेकानंद है, वो बताते कि भारतीय समाज का पिछड़ेपन होने का क्या कारण है, जो विवेकानंद है। और क्या है, और भी हम किस तरीके से उत्थान कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमें वो ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं। हम कालखंड में इसको बांट सकते हैं कि ये पीरियड के अंदर। तो इसलिए ये जरूरी है, इसलिए इसका महत्व है आईपीटी का। क्यों भारत गुलाम बना, क्यों इसकी ऐसी परिस्थिति हुई, ये हमारे सामने कौन प्रस्तुत कर रहा है, राजनीतिक चिंतक प्रस्तुत कर रहे हैं। जितने भी थिंकर्स हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आते हैं, सेकंड के अंतर्गत, उनका कंसर्न क्या था, वो टाइम पीरियड देखिए, कौन सा टाइम पीरियड है, कॉलोनियलिज्म वाला टाइम पीरियड है। उनका कंसर्न, उनकी चिंता क्या है, कंसर्न क्या है, ठीक है। तो पहले क्या है कि कैसे हारमोनी आए दोनों के बीच में, के सामंजस्य कैसे है, जो रूरल है, अर्बन है, रूरल, इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य आए, ठीक है। क्यों डिवाइड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद कैसे नेशनल यूनिटी एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, की राष्ट्रीय स्तर पर हम एक यूनिटी लेके आए, एकता स्थापित करें, और हम धार्मिक विविधता का जो कलह है उसको भी हम दूर करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर, उसको भी कैसे दूर करें। उसके बाद जो तीसरा क्या है, एडवांसमेंट ऑफ
द राइट्स ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है, और वीमेन। ये जो जितने भी निम्न जो लोअर कास्ट लोग हैं, जो दलित हैं, जो विमेन हैं, इनके राइट्स को कैसे एडवांस करा जाए, कैसे इनको भी जोड़ा जाए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, इनका कैसे योगदान सुनिश्चित करा जाए, कैसे इसको एकता के सूत्र में बांधा जाए। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल इक्विटी, कि कैसे हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बरकरार रखें और समाज की समता को भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाना है, तो ये प्रमुख चिंताएं थी। मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल एक्म्प्लिशमेंट, कि कैसे हम भौतिक जो समृद्धता है वो भी आगे बढ़ाएं, उन्नति करें, और साथ ही साथ जो हमारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म को भी हम आगे बढ़ाएं, आध्यात्मिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाएं। कैसे हमारा जो नेशनलिस्ट आइडियल्स है, एंड मतलब वो होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि थिंक, एक पॉलिटिकल साइंस में है, थिंक ग्लोबली, ठीक है, एंड एक्ट लोकली, कि आप कार्य करें तो छोटे लेवल पे करें, मगर आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो कैसे नेशनलिस्ट आइडियल्स एंड ग्लोबल अप्रोच, ये प्रमुख चिंताएं थी, इन सभी को निदान करना था। क्लियर हुआ? ये प्रमुख चिंताएं थी हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जितने भी थिंकर्स हैं। आगे हम देखें जो हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका क्या है, वो उनका जो अप्रोच है, उनका क्या अप्रोच है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है। कि वो यही चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि वो अपने देश को एकजुट भी करना चाह रहे हैं और अधिक लोकतंत्र भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। एकजुट करना, साथ ही साथ लोकतांत्रिक भी बनाना, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके ढूंढना, जिस ऐसे महत्वपूर्ण तरीके या फिर ऐसे कार्यात्मक तरीके ढूंढना जिससे क्या हो, जो भारत का जो इंगेजमेंट है जो वर्ल्ड लेवल पे, वो आगे बढ़े, ठीक है, जिसे भारत तेजी से आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अन्य देशों के साथ जोड़ सकता है, ऐसे तरीके भी ढूंढना। तो नो डाउट वो उनका जो थिंकिंग मॉडल है वो केवल आंतरिक नहीं है, केवल इंटरनल प्रॉब्लम को दूर नहीं करना है, बल्कि इंडिया का कैसे विकास हो सके, डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ सके, भारत का विश्व में किस तरीके का रोल रहेगा, उस चीज़ों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या उस थिंकिंग को भी आगे प्रस्तुत कर रहे थे। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल थिंकर है उनके लिए केवल और केवल भारतीय लोग ज़्यादा प्रमुखता से नहीं है, बल्कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को लेकर साथ चलने की दर्शन या चिंतन पे विश्वास रखते हैं। तो जैसे देखिए कि बहुत सारे जो भारतीय चिंतक हैं, उन्होंने क्या है, जो केवल भारत की दुर्दशाओं पर ही अपना व्याख्या प्रस्तुत नहीं करा, बल्कि वैश्विक समस्याओं या मुद्दों को भी लेकर अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करा। तो जो ऑडियंस हैं, जो हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा ऑडियंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत में यह विचारधारा है ना कि उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, जो विश्व है वो एक परिवार है। तो जो हमारे जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटी भी उतनी प्रिय है जितना इंडियन प्रिय है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं या फिर जो सिद्धांतकारी हैं, उन्होंने कि चाहे युद्ध का मसौदा तैयार करना था या फिर अन्य देशों में विरोधी आंदोलन या फिर यूएन को कायम करने या मजबूत करने में भी योगदान दिया। चारों ऐसे विचारों को जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति उत्पन्न हो, ऐसे विचारों को प्रस्तुत करा। तो इस स्वरूप में जितने भी हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उनको आप 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन है, ऐसे थिंकर्स जो केवल और केवल क्या, वेस्ट को इमिटेट करना चाहते थे, या फिर जितनी भी पाश्चात्य विचारधारा है उनको एज इट इज उसी स्वरूप में अपनाना चाहते थे, भारतीय व्यवस्था के लिए उसी स्वरूप में
ठीक है, उसी स्वरूप में पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, जो ये चाहते थे कि भाई जो भारतीय जो वैल्यू या मूल्य है उनको लाया जाना चाहिए। ये वेस्ट को नहीं खत्म कर देना चाहिए और केवल भारतीय प्रारूप से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी में अगर हम बांटे तो वो कैटेगरी कौन सी है कि जो ये बात करते हैं कि नहीं, एक संवाद होना चाहिए, संवाद, कि जो यूरोपियन, जिसे वेस्ट कह लीजिए, वेस्ट और जो इंडियन है, इन दोनों के बीच में क्या संवाद होना चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी ये हो गई। तो इन तीन कैटेगरियों में हम बांट सकते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक को। इसी स्वरूप में हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखिए, हमने भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसको हमने समझा, उसका प्रारूप कैसा है, उनकी चिंताएं क्या क्या थी, उनका जो डोमेन था, जो परिदृश्य था वो कितना बड़ा था, हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसको वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरीके का भारतीय समाज वो आगे चाहते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को वो काउंटर कर रहे हैं, किस तरफ उनका परिदृश्य है, क्या वो जेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो पर्यावरण को लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे, क्या वो मानवता को लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे, तो उन पर क्या क्या सिद्धांत है, किस तरीके के अधिकार होने चाहिए, किस तरीके का समाज होना चाहिए, आगे किस तरीके से भारतीय समाज व्यवस्थित हो, ग्रो करे, किस तरीके का स्वरूप में आगे बढ़ना है, भारत की रूपरेखा क्या हुई, उन सभी का वर्णन करते ही जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं। और नो डाउट ये पेपर आपको भारतीय समाज को समझने में, भारतीय व्यवस्था को समझने में, एक इंडियन साइकी को समझने के लिए, एक भारतीय मनोविचार को समझने के लिए, भारत के विचार को, आइडिया ऑफ इंडिया को समझने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर इस लेक्चर के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।